नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। मैं राहुल कुमार आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हुआ अपने इस सीरीज का पार्ट 4 लेकर के, जिसमें आज हम महाजनपद से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर किसी न किसी एग्जाम में यानी ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में हर कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इस क्लास को मिस न कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर पहले 3 क्लासों को देख लीजिए, जिसमें हम शुरुआत से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित समझा करके पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से बना करके आपके लिए अपलोड किया हूँ। तो दोस्तों आइए बातचीत न करते हुए ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, अपने आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 85 यानी 84 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज जो क्रमांक एक नंबर है क्वेश्चन का वो 85वां है। 84 क्वेश्चन हम पहले 3 क्लास में कर चुके हैं। तो दोस्तों 85वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। तो इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध ने। तो मगध ने ही सबसे पहले क्या करा, युद्ध जीतने के लिए हाथियों का उपयोग किया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और व्याख्या सहित। मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 सदियों में, मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा, क्योंकि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। किसने? हर्यक वंश ने शासन किया। उसके बाद नंद वंश ने। हर्यक वंश, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। हसीन मासुका इसकी ट्रिक भी है। मगध पर शासन करने वाले शासकों का क्रम, अगर हम इसकी ट्रिक लिखें तो ये हो जाएगी, हमारी ट्रिक हो जाएगी इसकी हसीन मासुका। हसीन मासुका है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश और का से कर्ण वंश। इन्होंने क्या करा है, मगध पर शासन किया है। तो बात चल रही थी हमारी इस व्याख्या की। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मगध मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा है। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद तीनों कौन से काल के, तीनों किस वंश के हैं? तीनों हर्यक वंश के शासक हैं। महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया है। दोस्तों सॉरी इसके लिए, माफ करना। ये महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक है। अजातशत्रु और बिंबिसार हर्यक वंश के शासक है। महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे के भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लोह युग में उपयुक्त थी। साक्ष्य यह साबित करते हैं कि वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो 16 महाशक्तियां महाजनपद के रूप में अस्तित्व में आई थी। आइए व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जो निम्नवत है। नंबर 1 वर्ष की राजधानी कौशाम्बी। नंबर 2 काशी की राजधानी वाराणसी। दोनों क्या है अभी तक ही यूपी में, ये दोनों कहाँ है? यूपी में दोनों। अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज राजगृह, वज्जी की वैशाली मिथिला विधे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशावती कुशीनारा,
पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य। चेदी की राजधानी शक्तिमती, सुक्तिवती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर। बात करते हैं आगे तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। अस्मक की राजधानी कोटन कोटनी दक्षिण भारत में। एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद कौन है? अस्मक। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अस्मक। सूरसेन मथुरा। कंबोज हाटक राजपुर। हाटक राजपुर। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि यूपी में कितने महाजनपद थे? तो यूपी में 8 महाजनपद यूपी में थे। 8 महाजनपद यूपी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? भारत में मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। महाजनपद काल में वज्जी, वैशाली व मल्ल कुशावती संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था, जबकि महाजनपद राजा द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, गांधार की। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे कि अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। महाजनपद राजधानी एक बार फिर से रिपीट करेंगे। महाजनपद कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वज्जी महाजनपद की राजधानी विधेय एवं मिथिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये अभी आपको मैंने बताया था ऊपर ही कि अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन करता है या उल्लेख करता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? सुत्त पिटक के रचनाकार है आनंद। जातक कथाएं वर्णित है तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। विनय पिटक के लेखक या मतलब संस्थापक जो है कौन है? उपाली है। कौन है? उपाली। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो बौद्ध जो अभिधम पिटक है इसके हैं मोगलीपुत्र लेखक। नेक्स्ट, प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृतिक नाम है, जो मगध की राजधानी थी। तो कहाँ पर है ये? तो प्रारंभ में जो राजगृह था वो कहाँ था? बिहार में। एसएससी जेई 3317 10 AM यानी कि 2017 वाली शिफ्ट में एसएससी जेई की शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में। तो इस क्लास को मिस ना कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक मेरे साथ जुड़ करके मन में ग्रहण कीजिएगा। व्याख्या करते हैं इसकी। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह गिरिव्रज बिहार में स्थित थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक बिहार के पटना, गया व शाहाबाद जिले के क्षेत्र सम्मिलित थे। 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। इसके बाद शिशुनाग वंश व नंद वंश का शासन हुआ। मगध के सबसे शक्तिशाली शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापन्नन माने जाते हैं।
प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के से भागा नामक कर एकत्र करते थे। भागा नामक कर एकत्र करते थे। किन क्षेत्रों से करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों से। किसानों से क्या करते थे? भागा नामक कर एकत्र करते थे। भागा नामक कर एकत्र करते थे। अब भागा नामक कर था क्या, इसे समझेंगे ध्यान से। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ये था हमारा भागा कर। भागा कर में कितना लिया जाता था? 1/6, 1/6 लिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद नहीं था। राइट आंसर था इसका कामरूप। कामरूप कोई महाजनपद नहीं था। कामरूप कोई महाजनपद नहीं था। क्या था फिर? 16 महाजनपदों में कामरूप शामिल नहीं था। जबकि कौशल, कुरु तथा अंग 16 महाजनपदों में शामिल थे। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बात करते हैं आगे। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो हमने यहाँ तक क्या करा? महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन करे। अब पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष यानी उत्पत्ति या उन्नति। पहला सवाल, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो नंदों के बाद। नंदों के बाद मौर्य वंश का शासन मगध पर हुआ था। तो नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया। युद्ध में पराजित किया किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य कौन थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र याद आ गया होगा आपको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इन्हीं के नाम हैं। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में नंद को घनानंद को पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सैल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। सैल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में सैल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इसकी पुत्री हेलेना से पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने सैल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व और मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। बात करते हैं बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार ये तो होता है दोस्तों बिंदुसार, एक है बिंबिसार। तो अब आप कैसे याद रखेंगे कि बिंबिसार किस वंश का था और बिंदुसार किस वंश का था? बिंब को अगर हम ऐसे लिखे बिंब, तो इसमें आ रहा है बिंब, BIMB और BINDU बिंदु। तो यहाँ पर M, यहाँ पर N। तो पहले कौन आता है? M आता है। अंग्रेजी वर्ड मारा है M और उसके बाद आता है N। तो पहले कौन सा शासक था? तो बिंबिसार का पहले शासन रहा। ये किसका था? हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और किसका था? मौर्यकालीन शासक था। तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की
उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। मौर्य राजवंश 322 से 184 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं शुंग वंश की। इसी में कुछ डिटेल और है। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 109 वर्षों तक रहा। प्राचीन भारत का एक राजवंश था। नंद वंश क्या था? प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। यानी मौर्य वंश से पहले नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर है। अजातशत्रु वंश के राजा थे। अजातशत्रु किस वंश के राजा थे? तो ये हर्यक वंश के राजा थे। इन्हीं के शासन काल में क्या हुई थी? बौद्ध सभा हुई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से पहले मगध के शासक बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार थे। गलत थोड़ा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक मगध के पहले शासक कौन थे? ये कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर जाएगा बिंबिसार पहले शासक थे हर्यक वंश के, बिंबिसार। और कहाँ के? मगध पर शासन करने वाले। तो इसका जो डिटेल वाइज हम लोग करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी तथा 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला प्राचीन भारत में पितृहंता किसे कहा जाता है? तो पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ने ऐसे मतलब क्रम चलता रहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और महापद्मनंद इसके कौन थे? संस्थापक थे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक राष्ट्र और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये किसका था? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। क्या था? कुणिक। तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखें, कुणिक किसे कहा जाता है? कुणिक। तो कुणिक किसे कहा गया है? अजातशत्रु को कहा गया है कुणिक। परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया गया। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसी के समय शासन काल में सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार हर्यक वंश के शासक या संस्थापक के दरबार में राजवैद्य जीवक की नियुक्ति की गई थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रचंड प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक ने 7 वर्षों तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। लोक लाज के कारण उसकी मां उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग तथा शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी फीस 16,000 कारसापण थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली की गणिका आम्रपाली का पुत्र था। गणिका आम्रपाली का पुत्र था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की सेवा में किसने या बुद्ध के समय कौन से राजवैद्य थे? तो आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे 4। याद रखें, जीवक थे। कौन थे? जीवक। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो इसका आंसर जाएगा घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। महापद्मनंद मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। पाणिनि इसके मित्र थे। पाणिनि की कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी, जो व्याकरण पर आधारित है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, जिसे कौन सी उपाधियां थी? सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, परशुराम का अवतार। बात करते हैं डिटेल वाइज आंसर की। नंद राजवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। धातव्य है कि महापद्मनंद का पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालीन था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की
हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमात्य सक्टाल तथा स्थूलभद्र थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। नंदों ने किया है, हर्यक वंश ने किया है, शिशुनाग ने किया है, गुप्तों ने नहीं किया। किसने नहीं किया? गुप्तों ने। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य के संस्थापक जरासंध और बृहद्रथ थे। इसका विकास हर्यक वंश के समय में शुरू हुआ। इसका विस्तार शिशुनाग एवं नंदवंश के समय हुआ और अंततः मौर्य वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश ने शासन कभी नहीं किया। अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु का बेटा कौन था? तो अजातशत्रु का बेटा बिंबिसार था। अजातशत्रु का बेटा था। हाँ, अजातशत्रु का बेटा था मतलब अजातशत्रु का बेटा था मतलब बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट एवं हर्यक वंश का एक महान शासक बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या कर राज्य प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के शासनकाल में क्या होती? बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद है, राजा धीराज। राजा धीराज का किसकी उपाधि थी? राजा धीराज चोल सम्राट को कहा जाता है राजा धीराज। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा धीराज। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 10+2 CHSL 23/1/17 PM पर। हर क्वेश्चन किसी न किसी SSC एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, क्लास को मिस ना करें और तीनों क्लासों को भी आप देख लीजिए। जा करके हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और तीनों क्लास, इससे पहले तीनों क्लास आप देख लीजिए। आपके जीवन में एक नया बदलाव आ जाएगा। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध राज्य क्या था? मगध। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व मगध। महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व मगध। राजा धीराज प्रथम 1044 से 1052 चोल साम्राज्य। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गणिया संघ। मगध साम्राज्य ने 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। वज्जी एक महाजनपद था जो 8 राज्यों का संघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से? तो ये हो जाए, इसकी राजधानी कौन सी होगी थी? फिर पाटलिपुत्र। कहाँ क्या होगी थी? पाटलिपुत्र, उदयन के समय। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिससे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान ने अपने
यात्रा वृतांत में उसका जीवंत वर्णन किया। और मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर को क्या हो जाता है यार, पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया। प्रथम लिखित विवरण दिया किसने? मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में, अपनी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रथम लिखित विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। तो पहले हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? हम जैन धर्म के बारे में। 108 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो किस में प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी में हुआ था प्राप्त। मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540-599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं। आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहते थे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। बराकर नदी के तट पर दिया था, बितुलाचल पहाड़ी पर। महावीर की मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति राजगृह के निकट पावापुरी 72 वर्ष की अवस्था में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात्रक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। प्रमुख के पुत्र थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540-599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आने वाले ज्ञात्रक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश की लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या वीतराग हुए। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अहर्त भी कहा जाता है। 1 से 22 तक तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिदेव केसरिया नाथ का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वज्जी गणराज्य के ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में। ऋषभदेव को आदिदेव भी कहते हैं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी किसके पुत्र थे? वज्जी गणराज्य के ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? जैन धर्म इसका जैन समुदाय राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। पर्युषण पर्व जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंच्य और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते थे। पंच महावीरत सुने आपने? पंच महावीरत किसे कहते हैं? तो पंच महावीरत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये थे। 5वां जो है महावीर स्वामी के समय जुड़ा है ब्रह्मचर्य। बाकी 4 पार्श्वनाथ के समय थे, जिसे चत्वारी कहते थे। चत्वारी। भगवान महावीर का जन्म
वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में, वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था, वज्जीभाषण बिहार में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार के ज्ञात्र कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540-599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2020 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। सब सवाल कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साध वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु पावापुरी में 468 527 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो अभी मैंने बताया आपको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जैन धर्म में उसके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर जैन धर्म में उसके संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं के बारे में। जितेंद्र मतलब जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की हो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बंधन रहित तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर दो शब्दों तीर्थ और कर से मिलकर बना। तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा किस समुदाय का धार्मिक संस्कार है? तो जैन धर्म का बिना कुछ खाए पिए प्राणों को त्यागना संथारा कहलाता है। संथारा या अनवर्तकी या निष्प्रतिकारमण वैकुंठ संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में इसका अर्थ उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है। श्वेतांबर दिगंबर तो इसकी क्या है? शाखाएं हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जिनके दिशाहीन वस्त्र मतलब नग्न रहते हैं। जबकि दिगंबर इस परंपरा को संलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति के द्वारा मृत्यु का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने भी, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र ने। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य में क्या है? जैन धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा जाता था। ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा जाता था। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं, जो केवल तीर्थंकर को ही प्राप्त होगा। जैन धर्म में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुण स्थान चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें 13वां चरण ज्ञान का है। यह जिसे प्राप्त होगा वह अहर्त कहलाएगा। एक अहर्त को जब सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी तथा अब वह तीर्थंकर कहलाएगा। महावीर स्वामी को गृह त्याग के 12 वर्ष 42 वर्ष की अवस्था में जम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी उज्ज्वालिया वर्तमान बराकर नदी के तट पर समंगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जैन आगम साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक,
दो चुलिका सूत्र, नांदी सूत्र और अन्योग द्वार को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वे नियुक्ति, चूर्णी एवं टीका कहलाते हैं। क्योंकि विकल्प में आगम शब्द का उल्लेख नहीं है इसलिए अंग माना जा सकता है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए तो अयोध्या। प्रथम और चौथे तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदनाथ का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश में था। विदित है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं तथा 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई हैं थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी गुजरात में उपस्थित है जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। हम वही सुझाव आपके सर्वमान्य रखते हुए अपनी क्लास में सुधार करेंगे। अगर आपको कोई सुधार के उपलक्ष्य में सुझाव होंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।